वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में केंद्रीय बजट 2021-22 के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो है 1 फरवरी 2021 को वित्त वर्ष 21-22 हेतु 34.83 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया है। कितने करोड़ का? तो 34.83 लाख करोड़ का, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा कितना अधिक है? तो 14.49% जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा यह बजट अधिक है। अर्थात वर्ष 2021-22 में जो है भारत सरकार को कुल 34.83 लाख करोड़ की प्राप्ति होगी और उतनी ही राशि जो है भारत सरकार व्यय करेगी। कितनी राशि? यानी कि 34.83 लाख करोड़ जो है भारत सरकार व्यय करेगी। आपको बता दें कि इस 34.83 लाख करोड़ में जो है कुल प्राप्ति है, यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांट दिया जाए तो कुल प्राप्तियों में से जो है 51.34% जो है राजस्व प्राप्तियों का है और जबकि 48.65% हिस्सा जो है कुल प्राप्तियों में से पूंजीगत प्राप्तियों का है। इसी तरह कुल व्यय में से अगर हम देखते हैं तो 11.4 लाख करोड़ यानी कि 84.08% जो है राजस्व खाते पर है, जबकि 15.9% जो है यानी कि 5,54,236 लाख करोड़ पूंजी खाते पर व्यय करने का यहाँ पर इस बजट में जो है अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर जो है आप लोग याद रखिएगा, यह 11.4 लाख करोड़ यानी कि 84.08% जो है राजस्व खाते पर व्यय किया जाएगा इस वर्ष और 15.9% जो है पूंजी खाते पर इस वर्ष व्यय किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तुत बजट में जो है 11.4 लाख करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। कितने का? 11.4 जो है लाख करोड़ का, जो वित्त वर्ष 2021-22 हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का जो है 5.1% है। कितना है? 5.1% या 5.1% जो है यहाँ पर राजस्व घाटा जो है जीडीपी का अनुमानित किया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 21-22 में जो है बजट के अनुमान में जो है प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 4.1% अनुमानित किया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा 4.1%, जो पूर्व के वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 3 लाख से अधिक रुपए का यहाँ पर कम दिखाया गया है। जो संशोधित अनुमान दिखाया गया है 2020-21 का, जो अभी संशोधित अनुमान भी बजट के साथ आया है, उससे लगभग 3 लाख रुपए यहाँ पर कम जो है राजस्व घाटा दिखाया गया है। वर्ष 2021-22 के बजट में लगभग जो है 15 लाख करोड़ से अधिक राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। कितने करोड़ का? तो 15 लाख से अधिक जो है इस बार राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है, जो कुल जीडीपी का 6.8% है। कितना है? कुल जीडीपी का जो है 6.8% राजकोषीय घाटा यहाँ पर अनुमानित किया गया है। और वहीं वर्ष 21-22 हेतु अनुमानित राजकोषीय घाटा जो है विगत वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में जो है लगभग 3 लाख करोड़ कम है। जो अभी संशोधित अनुमान 2020-21 का आया है, उससे जो है इस वर्ष जो है 3 लाख करोड़ राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है। वहीं वर्ष 2020-21 में करों से जो है कुल 22.17 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है। कर से जो टैक्स है और सभी कर हैं उनसे कितना प्राप्ति होगी? तो 22.17 लाख करोड़ जो है इस बार हमको कर प्राप्त होगा। यदि सकल करों को जो है देश के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह 2021-22 के लिए जो है 9.9% रहेगा। कितना रहेगा? सकल जो घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत में अगर सकल करों को देखते हैं तो यह जो है 9.9% जीडीपी का रहेगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसी तरह जो है 2021-22 के लिए प्रत्यक्ष कर, जो प्रत्यक्ष कर होता है वह जीडीपी का 5% रहेगा। यानी कि जीडीपी का 5% प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर जो है जीडीपी का 4.9% रहेगा इस वर्ष 2021-22 में, जो बजट में अनुमानित किया गया है। जहां तक करों का योगदान है तो सबसे अधिक कर जो है राजस्व के रूप में हिस्सा के रूप में जो वस्तु एवं सेवा कर से आता है। कितना आता है करों में सबसे अधिक किसका हिस्सेदारी होता है, तो वस्तु एवं सेवा कर का कितना 15%, 15% या 15 पैसे जो है हमको वस्तु एवं सेवा कर से मिलता है। इसके बाद आयकर से मिलता है, आयकर से 14% यानी 14 पैसे, और फिर जो है निगम कर से 13 पैसे यानी 13% जो है हमें निगम कर से हमको राजस्व प्राप्ति होती है। यानी कि सबसे अधिक सेवा एवं वस्तु कर से, फिर आयकर से, फिर निगम कर से हमको जो है कर राजस्व प्राप्त होती है। वस्तु कर से जो है 15% यानी 15 पैसे, आयकर से 14 पैसे और निगम कर से जो है 13 पैसे हमको जो है यहाँ पर कर की वसूली का अनुमान जताया गया है बजट 2021-22 में। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि रुपया कहाँ से आता है। आपको बता दें कि 100 पैसे बराबर जो होते हैं, 100 पैसे बराबर होता है 1 रुपया। तो यहाँ पर जो है एक ग्राफ बना दिया गया है कि किस किस क्षेत्र से जो है पैसे आ रहे हैं, उनको जो है हम यहाँ पे पैसे में दर्शाए हैं। तो आप देख सकते हैं उधार एवं अन्य देयताएं से जो है 36 पैसा आ रहा है, 36 पैसा इससे आ रहा है। निगम कर से 13 पैसा आ रहा है, आयकर से 14 पैसा आ रहा है, वहीं सीमा शुल्क से 3 पैसा जो है भारत सरकार को मिल रहा है। उसके साथ ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जो है 8 पैसा मिल रहा है भारत सरकार को। माल और सेवा कर, माल को वस्तु भी कहते हैं, वस्तु व सेवा कर से 15 पैसा मिल रहा है, और कर भिन्न राजस्व से 6 पैसा भारत सरकार को यहाँ पर अनुमानित किया गया है कि 2021-22 में मिलेगा। तथा ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों में जो है भारत सरकार को 5 पैसा मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो अनुमानित बजट दिखाया गया है। आपको बता दें ये जितने भी ये चक्र में जितने भी कॉलम बनाए गए हैं, अगर इनको सबको जोड़ दिया जाए तो यह 100 पैसे के बराबर हो जाएगा, यानी 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर उसको हमने समझाया है, आप लोग देख सकते हैं कि 100 पैसे बराबर जो होता है वह 1 रुपया होता है। यानी कि इन सभी का जो है इनको हम जोड़ देंगे तो यह जो है 1 रुपए के बराबर हो जाएगा। ये हमारा एक समझाने का तरीका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अभी हमने देखा कि पैसा मतलब कहाँ से आता है, और अब देखेंगे कि रुपया जो है कहाँ को जाता है। हम लोग देखेंगे कि रुपया यह कहाँ को जाता है। तो ये भी, इसमें भी हमने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं पेंशन। भारत सरकार का जो 5 पैसा है वह पेंशन में, पेंशन देने में चला जाता है। कितना? 5 पैसा भारत सरकार का पेंशन देने में जाता है। करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्सा में जो है भारत सरकार का 16 पैसे चला जाता है। 16 पैसे या 16% हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं वित्त आयोग और अन्य अंतरण के लिए भारत सरकार का 10 पैसा आर्थिक सहायता के लिए, आर्थिक सहायता माने सब्सिडी के लिए जो है भारत सरकार का 9 पैसा चला जाता है, या 9% भारत सरकार सब्सिडी पे खर्च करती है। वहीं रक्षा के लिए भारत सरकार जो है 8 पैसा 8% जो है कुल बजट का खर्च कर रही है, और ब्याज अदायगी में जो है 20 पैसा भारत सरकार इस साल खर्च कर रही है। यानी कि 20% जो है भारत सरकार जो है ब्याज अदायगी में इस साल खर्च करेगी। वहीं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में जो है 13 पैसा भारत सरकार खर्च कर रही है, तथा केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं हैं उनमें जो है 9% यानी 9 पैसा जो भारत सरकार खर्च कर रही है, तथा अन्य व्यय में जो है 10 पैसा भारत सरकार खर्च कर रही है। यहाँ पर हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से बता दिया कि भारत सरकार जो है किस किस क्षेत्र में कितने जो है कितना प्रतिशत पैसों को खर्च कर रही है। उसी तरीके से
यहाँ पर देख लेते हैं भारत सरकार का सबसे अधिक पैसा जो है कहाँ पर जाएगा। तो भारत सरकार का सबसे अधिक पैसा जो है ब्याज अदायगी में चला जाएगा। ब्याज अदायगी में कितना चला जाएगा, तो 20 पैसा चला जाएगा, यानी कि 20% जो है भारत सरकार का ब्याज अदायगी में इस बार के बजट के अनुसार चला जाएगा। इसके बाद जो है करों और शुल्कों में जो है राज्यों के हिस्सा में जो है भारत सरकार का 16 पैसे यानी 16% चला जाएगा, तथा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में जो है 13 पैसे भारत यानी 13% भारत का जो व्यय है, भारत के बजट का 13% जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में इस साल चला जाएगा, यह भारत सरकार खर्च करेगी। तो सबसे अधिक किसमें जाएगा पैसा, तो ब्याज अदायगी में, फिर करों व शुल्कों में राज्यों के हिस्सा में इसमें 16%, फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में जाएगा, फिर उसके बाद वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण में जाएगा, उसके बाद अन्य व्यय में, फिर केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में जाएगा, उसके बाद आर्थिक सहायता क्षेत्र में भारत का पैसा जाएगा, और इसके बाद रक्षा क्षेत्र में 8%, और सबसे लास्ट में जो है भारत सरकार पेंशन में 5% इस साल खर्च कर रही है। वहीं हम लोग देखेंगे एक विवरण के अनुसार जो है एक चार्ट के माध्यम से हम लोग बजटीय विवरण 2021-22 को देख लेंगे। तो इस बार जो है भारत सरकार का जो बजट है वह कितना है, तो 34.83 लाख करोड़ का यहाँ पर इस बार भारत का बजट है। तो भारत का बजट का मतलब ये है कि भारत सरकार बजट उतना ही दिखाती है जितना उसको प्राप्ति होने का अनुमान रहता है। तो इसलिए भारत सरकार को कुल प्राप्तियां कितनी होंगी इस साल, तो 34.83 लाख करोड़ का, इस यानी कि 34,83,236 लाख करोड़ की इस साल भारत को कुल प्राप्तियां होंगी, और उतनी ही प्राप्तियां जो है भारत सरकार खर्च भी करेगी। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो प्राप्तियां होंगी उन प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां कुल कितने रहेंगी, तो राजस्व प्राप्तियां 51.34% और पूंजी प्राप्तियां जो है 48.65% रहेगी। उसी तरह व्यय में देखेंगे तो व्यय में राजस्व खाते पर भारत सरकार कितना व्यय करेगी, तो 48.08% व्यय करेगी, और पूंजी खाते पर कितना व्यय करेगी, तो पूंजी खाते पर भारत 15.9% जो है भारत सरकार खर्च करेगी। फिर हम लोग देखेंगे कि राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व कितना है, तो कर राजस्व से 86.41% जो है राजस्व प्राप्तियों में प्राप्त हो रहा है। वहीं कर भिन्न राजस्व जो है 13.58% जो है यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। फिर हम लोग पूंजी प्राप्तियों में देखेंगे तो पूंजी प्राप्तियों को भी कई भागों में बांट दिया गया है। पूंजी प्राप्तियों में जो है उधार से भारत सरकार को कितना मिलता है, तो उधार से जो है 88.09% जो है भारत को अन्य देयताएं और उधार से प्राप्त होता है। वहीं अन्य प्राप्तियों जो है, अन्य प्राप्तियों में 10.32% जो है पूंजी प्राप्तियों में मिल रहा है। वहीं ऋण की वसूलों से जो भारत को सरकार को ऋण की वसूली में कितना मिलता है, तो ऋण की वसूली में 0.767% जो है भारत सरकार को ऋणों की वसूली में मिलता है। अब हम लोग इधर देख लेते हैं कि भारत सरकार कितना खर्च कर रही है। तो कुल व्यय में जो है राजस्व पर व्यय जो है कितना कर रही है, 84.08। तो राजस्व खाते पर जो है सबसे ज्यादा ब्याज भुगतान पर करेगी, वो कितना है 27.33% जो है राजस्व का 27.33% जो है ब्याज भुगतान पे करेगी। और वहीं पर देखेंगे कि पूंजी पर संपत्तियों की सृजन हेतु सहायता अनुदान पर 7.48% खर्च कर रही है। कौन खर्च कर रही है, भारत सरकार इस बार खर्च कर रही है, तथा अन्य पर जो है 64.59% भारत सरकार इस साल खर्च कर रही है। वहीं हम लोग सब्सिडी की बात करें तो भारत सरकार जो है बजट 2021-22 में कुल 3.7 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रस्तावित है। कितना, 3.7 लाख करोड़ की, जो सकल व्यय का जो है 9% है। कितना है, जो सकल व्यय का जो है
9% है, 3.7 लाख करोड़। बता दें कि भारत सरकार द्वारा सबसे अधिक सब्सिडी किस पे दी जाती है? तो भारत सरकार द्वारा सबसे अधिक सब्सिडी जो है खाद्य पदार्थों पर दी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे अधिक किस पर? खाद्य पदार्थों पर दी जाती है, जो कुल सब्सिडी का 65% है। कितना है? जो कुल सब्सिडी का 65% सबसे अधिक खाद्य पदार्थों पर। और मध्यवार सब्सिडी में जो है खाद्य सब्सिडी के बाद जो है उसके बाद यूरिया और जो फर्टिलाइजर पर सबसे अधिक सब्सिडी भारत सरकार दिया जाता है। इसके बाद पेट्रोलियम पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव इस बार के बजट में रखा गया है। तो सबसे अधिक खाद्य पर, फिर फर्टिलाइजर पर, फिर पेट्रोलियम और सब्सिडी पर भारत सरकार इस बार बजट देती हुई अनुमान लगाई हुई है। आपको बता दें कि सकल बजटीय व्यय अनुमान 2021-22 में जो है 22 में बजट में जो है ब्याज अदायगी का हिस्सा जो है 20% है। कितना है? 20% है, जो कि पिछले वर्ष से जो है, पिछले वर्ष कितना था? जो कि पिछले वर्ष 18% था। यानी कि पिछले वर्ष भारत की ब्याज अदायगी 18% थी और इस वर्ष जो है भारत की ब्याज अदायगी जो है 20% हो गई है सकल व्यय में। यानी कि पूरा जो व्यय भारत सरकार करती है उसका 20%। आपको बता दें कि बजट 2021-22 में ब्याज भुगतान के लिए यहाँ पर 8,09,701 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। कितना? ब्याज भुगतान के लिए 8,09,701 लाख करोड़ रुपए जो है ब्याज भुगतान के लिए प्रस्तावित इस बार किया गया है। वहीं पर हम लोग जो है प्रमुख मदों पर जो है व्यय भारत सरकार कर रही है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत सरकार प्रमुख मदों पर क्या क्या व्यय कर रही है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ब्याज पर जो है भारत सरकार जो है इस बार कितना खर्च कर रही है। और संशोधित अनुमान जो है, संशोधित अनुमान 2020-21 का जो अभी बजट के साथ आया है और इस बार का बजट जो 2021, यह जो पूरा व्यय है यह करोड़ में है, करोड़ रुपए में जो है पूरा यहाँ पर दिया गया है। तो ब्याज में कितना भारत सरकार खर्च कर रही है? तो 8,09,701 रुपए जो है भारत सरकार जो है इस बार बजट पर बजट का ब्याज पर। वहीं पर भारत सरकार रक्षा पर जो है 3,47,088 रुपए जो है खर्च करेगी। जो पिछले वर्ष कितना खर्च किया गया था, जो संशोधित अनुमान आया है, तो उसमें 3,43,822 रुपए खर्च किया गया था। वहीं पर पेंशन पर भारत सरकार 1,89,328 रुपए खर्च कर रही है तथा पिछले वर्ष में जो है यहाँ पर पेंशन में भारत सरकार ने जो है 2,43,093 रुपए जो है भारत सरकार ने 2,04,393 रुपए खर्च की थी। राज्यों के अंतरण में भारत सरकार इस बार 2,93,302 रुपए खर्च कर रही है, जबकि परिवहन पर इस बार जो है 2,33,083 रुपए जो है यहाँ पर करोड़ में, जो ये सब जितने भी डाटा हैं ये करोड़ में है, भारत सरकार यहाँ पर खर्च कर रही है। वहीं कृषि एवं संबंध क्षेत्र पर जो है भारत सरकार जो है 1,48,301 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार जो है कृषि एवं संबंध क्षेत्र पर खर्च कर रही है। वहीं पर ग्रामीण विकास का देखें तो भारत सरकार इस बार ग्रामीण विकास के लिए 1,94,633 करोड़ रुपए जो है ग्रामीण विकास पर खर्च कर रही है, जो पिछले वर्ष का जो संशोधित है उसके लिए जो है 2,16,342 रुपए जो है भारत सरकार जो है ग्रामीण विकास के लिए जो है यहाँ पर खर्च की थी। वहीं पर शिक्षा पे देखेंगे तो भारत सरकार इस साल जो है शिक्षा पर 93,224 रुपए जो है भारत सरकार इस बार शिक्षा पर खर्च कर रही है। जबकि जो संशोधित आया है, संशोधित बजट में जो है 85,089 रुपए जो है भारत सरकार ने खर्च किया था। वहीं स्वास्थ्य पर देखें तो स्वास्थ्य पर जो है इस बार जो है
₹74,602 जो है भारत सरकार खर्च कर रही है। वहीं सामाजिक कल्याण के लिए जो है 48,460 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च कर रही है तथा शहरी विकास के लिए भारत सरकार इस बजट में 54,581 रुपए जो है खर्च कर रही है। अब हम लोग यहाँ पर घाटे का सार देख लेते हैं। घाटे का सार मतलब राजकोषीय घाटा भारत सरकार का जो है इस बार कितना अनुमानित किया गया है तो 6.8%, जीडीपी का 6.8%, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा 5.1%, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1% और प्राथमिक घाटा 3.1% आका गया है। किसका? जीडीपी का आका यहाँ पर गया है। आपको बता दें कि ये संशोधित 2020-21 का जो डाटा है उसमें राजकोषीय घाटा 9.5% और राजस्व घाटा 7.5% और प्रभावी राजस्व घाटा 6.3% तथा प्राथमिक घाटा जो है 5.5% जो है जीडीपी का यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ अब हम लोग इनकम टैक्स को देखते हैं तो भारत सरकार जो है बजट 2021 में इनकम टैक्स स्लैब में जो है कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव रखा है। किसमें? इनकम टैक्स स्लैब में। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है कुछ राहत की घोषणा की गई है। इस घोषणा के अंतर्गत जो 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं उनको अब आयकर रिटर्न नहीं भरना होगा। क्या नहीं भरना होगा? आयकर रिटर्न नहीं भरना होगा। तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन दे सकता है कि आयकर रिटर्न से छूट का वर्ष है तो 75 वर्ष से जो अधिक हो गए उनको आयकर रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। वहीं एनआरआई के लिए जो है दोहरे कराधान को हटाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा एनआरआई को भारत में जो है एक व्यक्ति कंपनियों की स्थापना और संचालन की अनुमति भी दी गई है। किसको दी गई है? एनआरआई को। टैक्स ऑडिट की सीमा जो है 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। भारत में पहले टैक्स ऑडिट की सीमा कितनी थी? तो 5 करोड़ थी जिसको बढ़ाकर अब जो है 10 करोड़ कर दिया गया है। वहीं पर तांबे पर जो कस्टम ड्यूटी को जो है 2.5% कम करने की घोषणा की गई है और केरोसिन पर जो है सीमा शुल्क 2.5% घटा दिया गया है। आपको बता दें कपास पर कस्टम ड्यूटी 0 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कपास पर जो है कस्टम ड्यूटी 0 से 10% कर दिया गया है जिससे किसान की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर जो है अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। बजट 2020-21 का जो है महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो आपको बता दें कि जो बजट है केंद्रीय बजट 2021-22 की प्रमुख बातें इस प्रकार है। बजट 2021-22 अब तक का सबसे अलग डिजिटल बजट है। कौन सा बजट है? यह भारत सरकार का एक डिजिटल जो है बजट है। यह डिजिटल बजट क्यों है? क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है इस बार बजट की छपाई नहीं की गई है। बजट की छपाई इसलिए नहीं की गई क्योंकि बजट को छापने, प्रिंट करने, लिखने, उसको टाइप में कम से कम 100 लोगों का जो है सहयोग होता था। इसीलिए इसको जो है इस बार छपाई ना करके डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट 2021-22 जो है 6 बिंदुओं पर केंद्रित रहा है। किन बिंदुओं पे? 6 बिंदुओं पर, जिसमें से पहला है स्वास्थ्य और कल्याण। स्वास्थ्य इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो है लोगों का स्वास्थ्य की तरफ रुझान अधिक हो गया है। स्वास्थ्य और कल्याण पहला जो है यहाँ पर बिंदु रहा है। दूसरा बिंदु है वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा के अंतर्गत ये आप कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता भी आ सकता है। वहीं तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा है मानव जीवन में नवजीवन का संचार और पांचवा है नवोन्मेष। नवोन्मेष मतलब ये होता है कि नवाचार, नए विचार
और अनुसंधान और विकास। वहीं छठा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। ये भारत सरकार का ये एजेंडा बहुत दिन से है कि न्यूनतम सरकार, अधिक से जो सरकार में है वो अधिक से कम हो, और अधिकतम शासन। ये छठा बिंदु था बजट 2021-22 का। अब लोग यहाँ पर जो है पहला बिंदु जो है स्वास्थ्य और कल्याण को देखेंगे। ये देखिए स्वास्थ्य और कल्याण, तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य पहल योजना, इस जो बजट प्रस्तुत किया गया है एक नई पहल की गई है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य पहल योजना। यह एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त शुरू किया जाएगा। अभी कौन सा चल रहा है, तो अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है चल रहा है, इसके अतिरिक्त जो है इस योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत जो है गांव शहरों में स्वास्थ्य कल्याण केंद्र खोले जाएंगे। इस योजना के लिए जो है आगामी 6 वर्षों में जो है 64,180 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। कितना? 64,180 करोड़ की जो है घोषणा की गई है। इस योजना के तहत जो है 4 क्षेत्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी जो है खोले जाएंगे। इसके तहत, इस योजना के तहत इसी तरह जो है एक मिशन पोषण 2.0 जो है शुरू किया गया है। तो मिशन पोषण 2.0 जो है मिशन की घोषणा जो है सामग्री आउटरीच वितरण और परिणामों में सुधार के लिए लॉन्च किया गया है। यह मिशन जो है पोषण अभियान और पोषण कार्यक्रमों को विलय करके बनाया गया है। इनको पोषण अभियान और पोषण कार्यक्रमों को विलय करके यह अभियान बनाया गया है। वहीं पे टीका की बात करें तो टीका इस साल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्ष 2021-22 में भारत कोविड-19 टीके के लिए भारत सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए जारी किए। कितना? 35,000 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार ने यहाँ पर टीके के लिए जारी किए हैं। जल आपूर्ति मिशन के तहत जो है 2.86 करोड़ परिवारों को जो है नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। जल आपूर्ति मिशन भारत सरकार का 2024 तक सभी परिवारों को जो है नल कनेक्शन प्रदान करना है। तो इसके तहत अब तक 2.86 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। वहीं जल जीवन मिशन के लिए जो है 5 सालों के लिए यहाँ पर जो है 2,87,000 जो है लाख करोड़ रुपए का आवंटन जो है किया गया है। हम लोग स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात करें, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात करें तो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए जो है यहाँ पर 1,41,678 करोड़ रुपए का कुल वित्तीय आवंटन किया गया है। कितना किया गया है ये बताया हमने। और उसके साथ ही वायु प्रदूषण से निपटने के लिए भारत सरकार ने इस बार 2,217 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडियों में या जब धान का सीजन खत्म हो जाता है तो लोग धान जला देते हैं, तो उससे दिल्ली और अन्य शहरों में जो है वायु की गुणवत्ता में बहुत कमी आ जाती है। उसी के लिए जो है भारत सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए यह जो है कार्यक्रम शुरू किया है। अब हम लोग सड़क एवं राजमार्ग की बात करें तो सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जो है इस बार बजट में 1,81,101 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। मतलब इतने लाख करोड़ का बजट जो है सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। वहीं आर्थिक गलियारा बजट है उसमें जो है निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो है तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ के निवेश से 3500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कार्य किया जाएगा। कहां पर? ये विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य के लिए ये किया गया है। और वहीं पर केरल में जो है 1100 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। कितने रुपए में? तो 65,000 करोड़ रुपए में जो है यहाँ पर किया जाएगा। वहीं पर पश्चिम बंगाल के लिए देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा
25,000 करोड़ रुपए में ये इसके लिए आवंटित किया गया है। असम की बात करते हैं तो असम में जो है 19,000 करोड़ रुपए की लागत का राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य किया जा रहा है। कितने का? 19,000 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य किया जा रहा है। और वहीं अगले 3 वर्षों में जो है असम में जो है 34,000 करोड़ रुपए लागत से जो है 1300 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। अब हम बात करते हैं भौतिक और वित्तीय पूंजी बुनियादी ढांचे का। तो भौतिक और वित्तीय पूंजी बुनियादी ढांचे का ये जो बजट है, बजट का दूसरा पॉइंट है ये भौतिक और वित्तीय पूंजी बुनियादी ढांचा। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के लिए जो है 1.97 लाख करोड़ रुपए जो है जारी किया गया है। वही मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क के लिए यानी कि मित्रा, ये क्या है? मित्रा जो है जो हमारे स्मृति ईरानी जिस मंत्रालय की मंत्री हैं, कपड़ा उद्योग मंत्रालय, कपड़ा को के विकास के लिए, कपड़ा का जो व्यापार करने के लिए एक जो है मेगा पार्क खोला जाएगा। किसके तहत? मित्रा योजना के तहत यह मिशन चलाया जाएगा। वहीं पर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का भी निर्माण किया जाएगा और 5.54 लाख करोड़ जो है पूंजीगत व्यय नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि 1,18,101 लाख करोड़ जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, इसको अभी हमने पढ़ा दिया था। तो अब नेक्स्ट है, यहाँ पर जो है 1,55,00,000 करोड़ रुपए जो है रेलवे सिस्टम को जो है 2030 तक अपडेट करने के लिए जारी किया गया है। 10,055 करोड़ जो है रेलवे सिस्टम को 2030 तक जो है अपडेट करने के लिए, अब तक 2030 को अपडेट करने के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। 20,000 करोड़ जो है सरकारी बैंकों के पुनः पूंजीकरण करने के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। वहीं रणनीतिक निवेश के लिए जो है 1.75 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि अब भारत का सरकार की जो बजट का तीसरा पॉइंट है वह है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। तो इसके लिए स्वामित्व योजना का सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विस्तार करने की बात कही गई है। वहीं ग्रामीण विकास, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन के लिए भी क्रेडिट फ्लोअर बनाने की बात की गई है। ग्रामीण अवसंरचना के लिए विकास फंड के लिए जो है 40,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इस बजट में जारी किया गया है तथा ई-नेम को बढ़ावा देने के लिए एपीएमसी के लिए कृषि अवसंरचना बनाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड से जो है सभी राज्यों को जोड़ा जाएगा, यहाँ पर यह बताया गया है। वहीं पर नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, ग्रीन पावर सोर्स से ऊर्जा निर्माण की भी बात यहाँ पर इस बजट में की गई है तथा जल जीवन मिशन के लिए जो है 2.87 लाख करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर इस बजट में जारी किया गया है। आपको बता दें कि मानव पूंजी मजबूत बनाना, यह जो है बजट का चौथा पॉइंट है। यह भारत बजट का चौथा पॉइंट है। इसके लिए स्कूली शिक्षा के लिए जो है 15,000 स्कूलों को जो है NEP के जरिए मजबूत किया जाएगा। कितने स्कूली शिक्षा के जो को? 15,000। वहीं लद्दाख में जो है एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी तथा 100 सैनिक स्कूलों की भी यहाँ पर स्थापना जो है किया जाएगा तथा 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी इस बार बजट के अनुसार बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पांचवा बिंदु। तो पांचवा बिंदु है नवाचार और अनुसंधान विकास, यानी कि नवाचार मतलब नए विचार। तो इसके तहत जो है भारत सरकार नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करेगी तथा नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन NTLM को बढ़ावा देगी यहाँ पर इसका भी, और गगनयान मिशन, डीप ओशियन मिशन, इन सबको भी बढ़ावा देगी। गगनयान जो भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है इसरो का, उसको, और डीप ओशियन मतलब समुद्र के अंदर जो है भारत का जो खोज है
जैसे खनिज का तेल का, उसको भी भारत सरकार इस बार बढ़ावा देगी। वहीं अब इस भारत सरकार का जो है छठा जो मुख्य बिंदु है, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, उसकी बात करें तो त्वरित न्याय के लिए जो है ट्रिब्यूनल्स में सुधार के जो है उपाय यहाँ पर बताए गए हैं, तथा इंश्योरेंस एक्ट 1938 में भी संशोधन की बात की गई है। वही पहली डिजिटल जनगणना के लिए जो है भारत सरकार 3,768 करोड़ का जो है प्रावधान किया है। यह ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत सरकार ने कभी डिजिटल जनगणना के लिए इतने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब हम लोग अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं देखेंगे तो कृषि और यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं देखेंगे तो कृषि अवसंरचना और विकास उपकर के लिए जो है 2.5 से 100% उपकर लगाए जाने की बात यहाँ पर की गई है। उदाहरण के लिए जैसे पेट्रोल में 2.5% का जो है उपकर लगाया जाएगा, वहीं डीजल में 4% का तथा शराब में 100% का उपकर लगाया जाएगा। ये क्यों किया गया है? क्योंकि किसानों की इनकम में वृद्धि के लिए ऐसा यहाँ पर किया गया है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। वहीं इस बार गोल्डन एक्सचेंज को जो है सेबी के अंतर्गत लाया गया है। दोस्तों ये था जो है बजट का महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें जो है जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसको हम लोगों ने देख लिया है, तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। चलिए धन्यवाद।